हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है कॉन्शियस बिजनेस। इसका मतलब अपने वैल्यूज से कंपनी की कीमत बढ़ाइए। इनका लेखक का नाम है फ्रेड कॉफमैन। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। कॉन्शियस बिजनेस में हम देखेंगे कि एक कंपनी को कामयाब बनाने के पीछे उसके वैल्यूज की क्या अहमियत होती है। यह किताब हमें बताती है कि क्यों अपनी कंपनी को आप बिना वैल्यूज के ज़्यादा दूर तक नहीं लेकर जा सकते। यह किताब हमें बताती है कि हम किस तरह से अपने कर्मचारियों में इन वैल्यूज को डाल सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो एक बिजनेस संभालते हैं, वे जो अपने कर्मचारियों को अच्छे से मैनेज करना सीखना चाहते हैं, वे जो एक बिजनेस में वैल्यूज़ की अहमियत को जानना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार अपने कर्मचारियों से किस बारे में बात की थी? क्या आपको भी है कि आपके कर्मचारी मिलजुल कर काम नहीं कर पा रहे हैं? अक्सर ये होता है कि एक कंपनी के मैनेजर्स और सीईओ बस कंपनी के फ़ायदों के बारे में सोचते हैं और वे इसी बारे में अपने कर्मचारियों से बात करते हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि आज बहुत सी कंपनियों का कल्चर ख़राब हो रहा है। कर्मचारी वहाँ पर सबके साथ मिलकर काम नहीं कर पाते और ना ही अपनी कंपनी अपने ग्राहकों का भरोसा जीत पाती है। यह किताब हमें बताती है कि अपनी कंपनी में वैल्यूज़ डालने से आप किस तरह से इस तरह की समस्या से निपट सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप फ़ायदों के बारे में ना सोचकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे खिलाड़ी बनने का मतलब क्या होता है, सबके नज़रिए को अपनाना क्यों ज़रूरी है, अच्छे से बात करने का मतलब क्या होता है। अध्याय नंबर 2। एक कामयाब कंपनी बनने के लिए आपको वैल्यूज़ की कीमत को जानना होगा। एक कंपनी को कामयाब बनाने के पीछे उसके कर्मचारियों का और उसके लीडर का हाथ होता है। अगर आपके कर्मचारियों के अपने कुछ वसूल नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि वे कंपनी से पहले अपने फ़ायदों के बारे में सोचेंगे। अगर आपके कर्मचारियों के पास उसूल नहीं होंगे तो वे किसी भी काम की जिम्मेदारी लेने से भागेंगे। उन्हें हर वक्त यह लगेगा कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, इसलिए वे कंपनी को ले डूबते हैं। दूसरी तरह एक काबिल और अच्छा कर्मचारी कंपनी के लिए अपने काम को समझता है और यह जानता है कि इसे कामयाब बनाने का काम उसका है। वो जिम्मेदारी लेता है और हर गलती को सुधार कर दिखाता है। इसलिए अब बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी के कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले यह देखें कि क्या उनके वसूल कंपनी के वसूलों से मेल खाते हैं या नहीं। क्या वे जिम्मेदारी लेकर काम को पूरा कर सकते हैं या फिर अपनी नाकामी का इल्ज़ाम किसी दूसरे के सिर पर डाल देते हैं। इसके बाद आपको अपनी कंपनी के 3 ज़रूरी पहलुओं पर ख़ास ध्यान देना होगा। सबसे पहले होता है इम्पर्सनल। इसका मतलब फ़ायदे, प्रोडक्ट की क्वालिटी और उन दूसरी चीज़ों से है जो एक कंपनी के लिए ज़रूरी तो है लेकिन उनमें जान नहीं होती। इसके बाद आता है इंटरपर्सनल, जिसका मतलब कंपनी की अलग अलग लोगों के बीच के रिश्तों से है। आखिर में आता है पर्सनल, जो यह देखता है कि क्या कंपनी का हर एक कर्मचारी खुश है, क्या उसे काम करने से कोई समस्या तो नहीं आ रही है। ज़्यादातर कंपनियां सिर्फ पहले पहलू पर ध्यान देती है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि उनके कर्मचारी किस तरह से एक दूसरे से पेश आ रहे हैं या उन्हें काम करने में क्या परेशानियां आ रही है। उन्हें सिर्फ इससे मतलब होता है कि उनकी कंपनी कितना फ़ायदा कमा रही है। इस तरह की कंपनी कभी कामयाब नहीं हो सकती। अगर वो कामयाब है तो वह कुछ सालों में गिर जाएगी। अध्याय नंबर 3। एक खिलाड़ी बनकर अपने काम की जिम्मेदारी लीजिए। हर कोई अपने बारे में अच्छा सोचता है। हर कोई सोचता है कि वो अपनी पिक्चर का हीरो है और एक हीरो चाहे चोर चोर क्यों ना हो, वो कभी गलत नहीं हो सकता।
यही वजह है कि बहुत से लोग खुद को इस वहम में डाल लेते हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और अगर इसके बाद कोई गलती होती है तो वो उनकी गलती नहीं है। इस तरह के लोग हमेशा जिम्मेदारी लेने से पीछे भागते हैं। जब भी कुछ गलत होगा तो उन्हें लगेगा कि अब वे कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एक खिलाड़ी वो होता है जो यह जानता है कि अगर कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से उसे परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो वह गलती चाहे जिससे हुई हो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी वो खुद लेता है। एक खिलाड़ी यह जानता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे वो काबू नहीं कर सकता। वो उन चीज़ों पर ध्यान देता है जो उसके हाथ में है, और इस तरह से वो समय के साथ अपने काम में बेहतर बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ वे लोग जो काम से भागते हैं वे काम ना करने के अलग अलग बहाने खोज लेते हैं और कभी बिगड़े काम की जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेते। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक खिलाड़ी बने तो सबसे पहले आपको एक खिलाड़ी की भाषा सीखनी चाहिए। यह कहना छोड़ दीजिए कि यह काम नहीं किया जा सकता, बल्कि कहिए कि यह काम तो होगा, कहिए कि यह काम होगा तो ज़रूर, बस मुझे पता नहीं है कैसे होगा। आप यह कहना छोड़ दीजिए कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, बल्कि यह कहिए कि गलती चाहे किसी की भी रही हो, इसे ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। इस तरह के शब्द आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस तरह से ही आप खिलाड़ी बन सकते हैं। अध्याय नंबर 4, किसी काम को करते वक्त उससे फ़ायदा ना देखकर काम पर ध्यान दीजिए। हम में से हर कोई किसी भी नौकरी को करने से पहले यह जानने की कोशिश करता है कि उसमें हमें सैलरी कितना मिल रहा है। हम यह नहीं देखते हैं कि हमें उस काम में मज़ा आएगा या नहीं। यहाँ तक कि सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश भी नहीं करते कि कंपनी हमसे क्या काम करवाना चाहती है। हम सबसे पहले अपने फ़ायदों को देखते हैं। आज हर कोई कामयाबी के पीछे भाग रहा है। वे उसे हासिल करने के पीछे इतने उलझ गए हैं कि वे यह नहीं देखते हैं कि वे काम क्या कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आज के समय में किसी को इस बात से मतलब नहीं होता है कि आप कितने मेहनती हैं। लोग सिर्फ यह देखते हैं कि आपके नतीजे क्या हैं। एक बच्चे को कभी उसकी मेहनत के लिए शाबाशी नहीं मिलती, उसे उसके रिजल्ट के लिए शाबाशी मिलती है। लेकिन हमें नतीजों से ज़्यादा काम पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो नतीजे अपने आप ही उभर कर सामने आएंगे। लेकिन अगर आप काम पर ध्यान ना देकर सिर्फ नतीजों पर ही लगे रहेंगे तो नतीजे आपसे दूर भागते रहेंगे। जब आप अपने काम पर ध्यान देते हैं तब आप अपनी वैल्यूज बनाते हैं। आप उस समय अपना फ़ायदा नहीं देख रहे होते हैं। आप उस वक्त खुद गर्जी को खुद से दूर रखते हैं, और इसी बीच आपको पता चलता है कि वैल्यूज़ का असली मतलब क्या होता है। इस तरह से आप लोगों का भरोसा जीत पाते हैं। अध्याय नंबर 5, सबका नज़रिया जुदा होता है। हमें उनके नज़रिए से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार कुछ दोस्त जंगल के रास्ते से होकर अपने घर जा रहे थे। तभी सामने से एक हिरन ने उनका रास्ता काटा। एक दोस्त ने कहा, वो देखो, एक हिरन हमारे रास्ते से होकर गुजरा। तभी दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, यह जंगल उनका घर है, ना कि हमारा। इस हिसाब से हिरन हमारे रास्ते से नहीं, हम उसके रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। इस बात से हमें सीखने को यह मिलता है कि हम में से हर किसी का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। हमें ज़रूरत है कि हम उन्हें अपनाकर उनसे सीखने की कोशिश करें। स्कूल में शायद एक सवाल का एक ही सही जवाब होता है, लेकिन असल ज़िंदगी में एक सवाल के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, और सारे जवाब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। ज़्यादातर कंपनियां में लोगों के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ मैनेजर्स को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई कर्मचारी उनके हिसाब से काम ना करे। इस तरह के हालात से कंपनी में तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। जब हालात और ख़राब होते हैं तो इससे कंपनी का नुकसान होने लगता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी में कुछ इस तरह का माहौल बनाएं कि एक व्यक्ति दूसरे के नज़रिए को समझ सके और उसे अपना सके। जैसे कि पहले ही कहा गया है, हर कोई अपनी जगह पर सही हो सकता है। इस समस्या से आज बहुत सी कंपनियां परेशान हैं। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, ग्राहकों के नज़रिए से भी अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक ही प्रोडक्ट अलग अलग डिज़ाइन के पसंद आते हैं। इस तरह की समस्याओं को सुलझा लेने से
आप अपनी कंपनी को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। अध्याय नंबर 6, बातचीत करते वक्त वही कहिए जो आप असल में कहना चाहते हैं। यह तो हम सिर्फ 3 साल में सीख लेते हैं कि हमें कैसे बोलना है, लेकिन कैसे नहीं बोलना है इसे सीखने में हमें कई साल लग जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि हम में से बहुत से लोगों को आज भी अच्छे से बात करना नहीं आता है। हम में से ज़्यादातर लोग बोलते वक्त सिर्फ अपनी बात पर जोर देते हैं और यह नहीं सुनते हैं कि सामने वाला असल में क्या कहना चाहता है। बात 3 लेवल पर हो सकती है। पहले लेवल पर बात तब होती है जब आप किसी समस्या को लेकर किसी से बात कर रहे होते हैं। दूसरे लेवल पर बात तब होती है जब आपका सामने वाले से कोई रिश्ता हो। और तीसरे लेवल पर बात तब होती है जब आप खुद से अपने बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको खुद से बात करना सीखना चाहिए। अक्सर यह होता है कि हम खुद पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करने लगते हैं और ऐसे में हम सामने वाले के बात को सुनने से पहले ही उसे गलत ठहरा देते हैं। इसलिए अगर आप खुद से बात करना सीखना चाहते हैं तो आप किसी से भी बात नहीं कर पाएंगे। बात करते वक्त अपनी बात को बिल्कुल साफ साफ रख दीजिए और यह देखिए कि क्या आप दोनों लोग एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप बोलने से पहले सुनना सीखिए और यह देखिए कि सामने वाला क्या वही बोल रहा है जो आप समझ रहे हैं। इसके बाद बोलते वक्त आप जानकारी दीजिए, ना कि फैसला सुनाइए। एग्जाम्पल के लिए आप यह मत बताइए कि कमरा बिखरा पड़ा है, आप यह बताइए कि कमरा क्यों बिखरा है और उसे सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अध्याय नंबर 7, मतभेद को अनदेखा करना अपनी कंपनी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। किसी को भी यह नहीं पसंद है कि कोई उनके विचार को या उनके काम करने के तरीकों को गलत ठहराए। साथ ही साथ हर किसी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, जिसकी वजह से एक कंपनी के कर्मचारियों के बीच अक्सर मतभेद पैदा हो जाते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि हम मतभेद को कुछ इस तरह से सुलझाएं कि हर कोई संतुष्ट हो सके। मतभेद होने पर जो सबसे पहला काम हम करते हैं वह है अनदेखा करना। हम इस तरह बर्ताव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जब एक बीमार को आप ज़्यादा देर तक छिपाएंगे तो वह लाइलाज बनकर आपको मौत तक लेकर जा सकता है। ठीक इसी तरह अगर आप यह समझें कि मतभेद है ही नहीं तो यह आपकी कंपनी के लिए एक लाइलाज बीमारी बन सकती है। इसके बाद बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं, वे सब कुछ सहते हुए भी कुछ नहीं बोलते। कोई भी जाकर अपने बॉस को असल बात नहीं बताता है कि ऑफिस में लोग सारा दिन एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। इस तरह से ऑफिस का माहौल ख़राब हो जाता है और कोई सुबह सुबह उठकर काम पर नहीं आना चाहता। मैनेजर्स अक्सर इस तरह की बातों को टालते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें एक ग्रुप को जीतना होगा और दूसरे को हारना होगा। उन्हें लगता है कि अगर हम कोई समझौता भी करके किसी तरह से मतभेद को ख़त्म कर दे तो वो समझौता किसी को पसंद नहीं आएगा और ऐसे में दोनों अलग अलग हार जाएंगे। लेकिन अगर हम अच्छे से मोल भाव करें तो हम एक ऐसा हल निकाल सकते हैं जिससे कर्मचारियों के बीच का मतभेद कम हो सके और वे एक साथ काम कर सके। आपको अपने ऑफिस का माहौल कुछ इस तरह बनाना होगा कि हर एक कर्मचारी एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर सके। अध्याय नंबर 8, अपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। भावनाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। बिना उसके हम यह कभी नहीं तय कर पाएंगे कि हमें आग में कूदना चाहिए या नहीं, क्योंकि डर हमें ऐसा करने से रोकता है। बिना भावनाओं के हम कभी हंस नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी भावनाएं कभी कभी हमारा काम बिगाड़ देती है। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को अपनाना सीखना होगा। इसका मतलब यह है कि खुद को हर बात के लिए कोसना बंद कर दीजिए और अपनी कमियों को अपना लीजिए। खुद को अपनी पिछली गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए और अपने अंदर के गुस्से और तनाव को जाने दीजिए। खुद को अपनाने का मतलब यह होता है कि आप इस बात को समझ लें कि आप अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सकते, लेकिन उन भावनाओं के पैदा होने पर आप जो काम करते हैं आप उसे काबू कर सकते हैं। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आप बुरा मानने से खुद को नहीं रोक सकते, लेकिन उसे गाली ना देकर आप अपनी ज़बान गंदी करने से रोक सकते हैं। इसके बाद आपको खुद को जानना होगा
इसका मतलब होता है अपनी भावनाओं को जानना और उन्हें समझना। जब आप परेशान होते हैं और कहते हैं कि आप बहुत तनाव में हैं, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा यह देखने का काम कर रहा है कि आप तनाव में हैं। यह हिस्सा इस तनाव को जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक इसी तरह आप अपनी हर एक भावना को जान सकते हैं। एक बार आप समझ जाए कि आपके अंदर यह भावना पैदा हो रही है, तो आप वो काम करने से खुद को रोक सकते हैं जो वो भावनाएं आपसे करवाना चाहती है। आप अपनी समझ का इस्तेमाल करके वो काम कीजिए जो सही है। अध्याय नंबर 9, फ़ायदे कमाने के बजाय अपनी टीम को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। हमें से हर कोई दिए गए 4 स्टेज में किसी एक पर रहकर काम करना चाहता है। सबसे पहले स्टेज को हम ईगो सेंट्रिक कहते हैं। जब हम इस स्टेज पर काम करते हैं तो हम सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए काम करते हैं। हम दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। इसके बाद के स्टेज को इथनो सेंट्रिक कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हम अपने साथ साथ सभी का फ़ायदा चाहते हैं। हम खुद को समाज का एक हिस्सा मानते हैं और यह मानते हैं कि अगर समाज खुश नहीं है तो हम भी नहीं खुश रह सकते। तीसरे स्टेज को वर्ल्ड सेंट्रिक कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि हम खुद को समाज से भी ऊपर उठाकर दुनिया का एक हिस्सा मानते हैं। हम पूरी दुनिया के बारे में अच्छा सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी को भी तकलीफ़ ना हो। दुनिया में शांति फैलाने के लिए काम करने वाले लोग इस स्टेज पर रहकर काम करते हैं। चौथे स्टेज को स्पिरिट सेंट्रिक कहते हैं। इस स्टेज पर काम करने वाले लोग मानते हैं कि प्रतियोगिता से भी हम एक साथ काम करना सीख सकते हैं। इस स्टेज पर रहने वाले लोग कभी हारने या जीतने के लिए नहीं खेलते हैं। वे सिर्फ इसलिए खेलते हैं क्योंकि खेलने के लिए ही बनाए गए हैं। चौथे स्टेज पर काम करने वाले लोग बिजनेस का सही मतलब समझ पाते हैं। वे काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें काम करना चाहिए। पैसे की चिंता वे नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे अपना काम सही से करेंगे तो उसका फ़ायदा उन्हें अपने आप मिल जाएगा। इस तरह के लोग अपनी टीम को जिम्मेदार मानते हैं और जिम्मेदार बनाते हैं। वे सभी को लाइन में लाकर एक काम करवाते हैं ताकि वे उस काम को कर सकें जो सही है और किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर एक बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए सिर्फ फ़ायदों के बारे में सोचना ही काफ़ी नहीं है। हमें अपने वैल्यूज़ को अपनी कंपनी में डालना होगा और उसे कुछ खास तरह के उसूलों पर चलाना होगा। हमें कर्मचारियों के अलग अलग तरह के नज़रिए को अपनाकर उन्हें यह सिखाना होगा कि किस तरह से वे एक दूसरे से सीख सकते हैं। हमें उनके बीच के मतभेद को मिटाकर उनके बीच के रिश्तों को मजबूत बनाना होगा ताकि इसी मजबूती के साथ कंपनी के लिए काम कर सकें।